मेरा नाम ऑड्री रसल है और मैं जंगल की भाषा समझती हूँ। 20 साल तक हाइकिंग करने, कैंपिंग करने और सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ वॉलंटियर के तौर पर काम करने ने मुझे टूटी हुई टहनियों में छिपे संकेत पढ़ना सिखा दिया था। परेशान वन्यजीवों की बेचैनी को पहचानना सिखा दिया था और ये भी कि तूफान आने से पहले जंगल पर छा जाने वाली खामोशी कैसी महसूस होती है। जब मैंने पार्क में एक सीजनल रेंजर की नौकरी स्वीकार की तो मुझे लगा कि आखिरकार मुझे अपना असली मकसद मिल गया है। एक ऐसी जगह जहां मेरी सहज समझ पर भरोसा किया जाएगा और मुझे किसी काम लाया जाएगा। लेकिन मैं गलत थी। वो सब कुछ देर से आए पतझड़ की एक बिल्कुल नॉर्मल शाम से शुरू हुआ। मैं अपना पेट्रोलिंग रूट पूरा कर रही थी। वो निचले ट्रेल सिस्टम का 4 मील लंबा रास्ता था जिस पर मैं दर्जनों बार चल चुकी थी। सूरज पश्चिमी ढलान के ऊपर गहरे नारंगी रंग में डूब रहा था और शाम ढलते ही तापमान तेजी से गिरने लगा था। मैं उन रिपोर्ट्स के बारे में सोच रही थी जिन्हें मुझे जमा करना था। सोमवार तक पूरी करने वाली सप्लाई इन्वेंट्री के बारे में सोच रही थी और उन अंतहीन दफ्तर के कामों के बारे में जो मेरे दिमाग का आधा हिस्सा घेर लेते थे, जबकि मेरा ध्यान जंगल पर होना चाहिए था। पुराने पत्थर के पुल के पास मोड़ मुड़ते ही मेरी नज़र एक रेंजर पर पड़ी। वो धीरे धीरे बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। उसकी ऑलिव रंग की यूनिफॉर्म इतनी फीकी पड़ चुकी थी जैसे किसी और ही दौर की हो। उसका ट्रैकिंग पोल घिसकर बिल्कुल चिकना हो चुका था और उसके चलने के तरीके में कुछ अजीब था। वो चाल पूरी तरह स्वाभाविक नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो उस शरीर में सालों से नहीं रहा हो, बल्कि अभी अभी उसमें चलना सीख रहा हो। मैंने उसे आवाज़ देकर अभिवादन किया, पेशेवर अंदाज में लेकिन दोस्ताना तरीके से, बिल्कुल वैसे जैसे ड्यूटी पर दो सहकर्मी एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन वो रेंजर तुरंत नहीं मुड़ा। लेकिन जब वो मुड़ा तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसे मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाई। जैसे एक पल के लिए पहचान की झलक आई हो, या किसी कैलकुलेशन की, या शायद कुछ ऐसा जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। उसने बिना कुछ कहे अपना सर हिलाया, लेकिन उसकी नज़रें मेरे नेम टैग पर टिकी रहीं। पास से देखने पर उसकी यूनिफॉर्म सिर्फ पुरानी नहीं लग रही थी, वो बुरी तरह सड़ी हुई लग रही थी, जैसे दशकों तक मौसम और समय की मार झेलती रही हो। उसकी शर्ट का एक बटन गायब था, कई जगहों पर सिलाइयां उधर चुकी थी। कपड़ों पर धब्बों जैसे निशान थे, जैसे उस पर कुछ ऐसा लगाया गया हो जो कभी पूरी तरह साफ नहीं हो सकता। लंबी शिफ्ट थी क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज़ पतली थी और बहुत सोच समझ कर निकाली हुई लग रही थी, जैसे हर शब्द बोलने में उसे मेहनत करनी पड़ रही हो। मैंने सहजता से जवाब दिया, लेकिन तभी मैंने गौर किया कि वो बहुत गंदा था। उसकी गर्दन और हाथों पर मिट्टी की लकीरें थीं और उसके नाखून काले पड़े हुए थे। मैंने पूछा कि क्या वो किसी ट्रेल मेंटेनेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन वो बस मुस्कुरा दिया, ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। फिर उसने बिना किसी वजह के मेरा नाम लिया, और जिस तरह उसने मेरा नाम बोला उससे मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा कि वो जानता है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करती हूँ और मेरे जैसे रेंजर इस पूरे सिस्टम को ईमानदार बनाए रखते हैं। उसने मुझसे कहा कि रिपोर्ट देर से जमा होने की चिंता ना करूं, कुछ चीज़ों को दूसरों से ज़्यादा समय लगता है। फिर वो एक तरफ हट गया और मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन जब मैं ट्रेल पर आगे बढ़ी उसकी नज़रें लगातार मेरा पीछा करती रहीं। मैंने अनजाने में अपनी चाल तेज कर ली, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि वो आदमी पीछे छूट रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी मौजूदगी खत्म हुई हो, जैसे उसकी निगाहों का कोई वजन हो।
जो अब भी मेरी पीठ पर दबाव डाल रहा हो। मैं ट्रेल हेड और अपनी गाड़ी तक पहुंच गई और तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मेरे मन के किसी कोने में मुझे उम्मीद थी कि वो ठीक उसी जगह खड़ा मिलेगा जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था और वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। रेंजर स्टेशन पहुंचकर मैंने ड्यूटी पर मौजूद उस दूसरे रेंजर के बारे में पूछा। मेरा सुपरवाइजर मुझे खाली नजरों से देखने लगा। उस दिन निचले ट्रेल्स के लिए किसी दूसरे रेंजर की ड्यूटी लगी ही नहीं थी। फिर मैंने उसका हुलिया बताया, फीकी यूनिफॉर्म, ट्रैकिंग पोल और उसका अजीब व्यवहार। यह सुनते ही मेरे सुपरवाइजर के होश उड़ गए। वो बिना कुछ बोले खड़ा हुआ, फाइलिंग कैबिनेट तक गया और एक मोटी फाइल निकाल लाया जिस पर लगे रबर बैंड इतने पुराने थे कि टूटने लगे थे। उस फाइल के अंदर एक तस्वीर थी जो ऐसे कागज पर छपी थी जो समय के साथ पीला पड़ चुका था और मुड़ गया था। फिर मेरा सुपरवाइजर धीमी आवाज में बोला, वो रेंजर 1987 में यहां काम करता था। उसी साल उसे महिला हाइकर्स को स्टॉक करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। वो उनके रूप रंग, उनके रास्तों और उनकी रोजमर्रा की आदतों के बारे में अजीब टिप्पणियां करता था। एक महिला ने उसके खिलाफ आधिकारिक शिकायत भी दर्ज कराई थी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसके सारे अधिकार छीन लिए गए। करीब 1 महीने बाद वो पूर्वी ट्रेल पर हाइकिंग के लिए गया और एक खाई से गिर गया। वो खाई शायद लगभग 200 फीट की थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। यह सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। मैंने दोबारा तस्वीर की ओर देखा। वही फीकी यूनिफॉर्म, वही पीली बेचैन कर देने वाली आंखें। तस्वीर पर तारीख 1986 की थी। नीचे रेंजर का नाम छपा हुआ था, माइकल गैरेट, रेंजर आईडी 4387। जनवरी 1987 में नौकरी से निकाला गया और अप्रैल 1987 में मृत माना गया। अगले कुछ हफ्तों में मैं जंगल की हर परछाई, हर आवाज और हर हलचल के प्रति असामान्य रूप से सतर्क रहने लगी। मैंने अपनी पेट्रोलिंग के समय बदल दिए, अपने रास्ते बदल दिए। फिर भी मैं जहां भी जाती, कभी कभी मुझे वो दिखाई देता। साफ नहीं, बस नजर के किनारे पर, हमेशा दूर खड़ा हुआ, हमेशा मुझे देखता हुआ। दूसरे रेंजर्स ने ऐसा कुछ भी देखने की कोई रिपोर्ट नहीं दी। ट्रेल्स पर माइकल गैरेट से किसी और की मुलाकात नहीं हुई। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं आखिरी बार पूरे इलाके का निरीक्षण कर रही थी। वो एक ऐसा काम था जिसे मैं आमतौर पर छोड़ देती थी, लेकिन अब मेरे भीतर की बेचैनी लगभग असहनीय हो चुकी थी। जब मैं उसी पुराने पत्थर के पुल के पास पहुंची जहां मैंने पहली बार उस रेंजर को देखा था, तो मैंने उसे पुल के ठीक बीचों बीच खड़ा पाया, बिल्कुल स्थिर। और अजीब बात यह थी कि उसकी यूनिफॉर्म अब पहले से कहीं ज्यादा ठोस और वास्तविक लग रही थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराया और पहली बार मुझे समझ आ गया कि वो कोई भ्रम नहीं था और ना ही रेंजर्स के बीच फैला कोई सामूहिक वहम था। मेरे सामने कुछ वास्तविक खड़ा था, चाहे वो कितना भी असंभव क्यों ना हो। मुझे पता है तुम हर शाम इसी रास्ते से गुजरती हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी भूख छिपी हुई थी। मैंने देखा है तुम कहाँ कहाँ जाती हो। मैं तुम्हारा शेड्यूल तुमसे भी बेहतर जानता हूं। मुझे पता है तुम बहुत सावधान रहती हो और इस जगह पर तुम वास्तव में किसी पर भरोसा नहीं करती। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। तुम सावधानी को समझती हो। तुम समझती हो कि ये जंगल उतना सुरक्षित नहीं है जितना लोग दिखावा करते हैं। मैं एक कदम पीछे हटी और मेरा हाथ धीरे धीरे अपने रेडियो की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले
मैं कोई संदेश भेज पाती, माइकल ऐसी रफ्तार से हिला जो नामुमकिन थी। उसने एक ही कदम में हमारे बीच की दूरी तय कर ली, मानो फिजिक्स के सारे नियम उसके लिए मायने ही नहीं रखते हों। फिर उसका हाथ मेरी कलाई पर कस गया और उसी पल मैंने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ भयानक रूप से गलत था। वो ठंडा था, लेकिन वैसा नहीं जैसे कोई शरीर लंबे समय तक मौसम की मार झेलने के बाद हो जाता है। वो एक अलग तरह की ठंड थी, ऐसी ठंड जो किसी मौजूद चीज से नहीं बल्कि किसी अनुपस्थिति से निकल रही हो। तुम्हें मदद के लिए संदेश नहीं भेजना चाहिए, उसने फुसफुसा कर कहा। तुम्हें दूसरों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हमारे बीच की बात है। मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारे जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूं, कोई जो सचेत हो, कोई जो अपनी आंखों से देखी चीजों को नजरअंदाज ना करे। जंगल में बिताए 20 वर्षों ने मेरे अंदर जीवित रहने की जो प्रवृत्ति पैदा की थी, उसने उसके डर को पीछे धकेल दिया। मैंने पूरी ताकत से अपनी एड़ी उसके पैर पर दे मारी। अगले ही पल मैंने उसके गले पर एक तेज वार किया, लेकिन उसने किसी भी वार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना कोई झटका, ना पीछे हटना, ना ही कोई ऐसा संकेत कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। फिर भी उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई और वही छोटा सा मौका मेरे लिए काफी था। मैं स्टेशन की तरफ नहीं भागी, मैं जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने अंधेरे को अपनी ढाल बना लिया और उसी इलाके का फायदा उठाया जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। मैं तब तक भागती रही जब तक मेरे फेफड़े जवाब देने की कगार पर नहीं पहुंच गए। जब आखिरकार मैं घनी झाड़ियों के बीच रुककर हांफने लगी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहां कुछ नहीं था। मेरे चारों ओर का जंगल फिर से सामान्य लग रहा था। सिर्फ पेड़, परछाइयां और जंगल के सामान्य खतरे थे। कांपते पैरों के सहारे मैं किसी तरह स्टेशन वापस पहुंची और वहां पहुंचते ही मैंने ट्रांसफर की मांग कर दी। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे रोकने के लिए मनाने की कोशिश तक नहीं की। उसने बस सर हिलाया जैसे उसे पहले दिन से ही पता था। उसने कहा, कुछ जगहें कुछ खास तरह की मौजूदगियों को अपनी ओर खींचती हैं। जो रेंजर्स अधूरे कामों के साथ मर जाते हैं वो कभी कभी यहीं रह जाते हैं। माइकल को कभी शांति नहीं मिली। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया कि वो क्या बन चुका था और क्या बनना चाहता था। मुझे लगता है वो तुम्हारे जैसे किसी का इंतजार करता है, कोई जो इतनी मजबूत हो कि गायब ना हो जाए और इतनी सतर्क हो कि उसे देख सके। जब तुम यहां से चली जाओगी तो वो फिर से पेड़ों के बीच लौट जाएगा। और मैं सचमुच वहां से चली गई। मैंने दूसरे राज्य में नौकरी ले ली, एक अलग पार्क सिस्टम में। मैंने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी जो उन ट्रेल से बहुत दूर थी जहां मेरी मुलाकात माइकल से हुई थी। लेकिन वो याद कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ सकी। धुंध भरी शामों में जब मेरी खिड़की के बाहर कोहरा जमा होता है तो मुझे कभी कभी पास की बजरी पर कदमों की आवाज सुनाई देती है। मेरा पूरा शरीर तन जाता है और मेरा हाथ फोन की ओर बढ़ जाता है। हालांकि मैंने कभी किसी को कॉल नहीं किया। कई साल बाद मुझे अपने पुराने सुपरवाइजर का एक मैसेज मिला। एक और महिला रेंजर ने माइकल नाम के एक रेंजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जो निचले ट्रेल्स पर उसका पीछा कर रहा था। उसका हुलिया बिल्कुल वही था। सुपरवाइजर ने मुझे भरोसा दिलाया कि जरूरी सावधानियां बरती गई हैं। नए रेंजर खतरे को समझती है और माइकल अभी तक सिर्फ निगरानी करने से आगे नहीं बढ़ा है। मैंने उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे अपनी उस फाइल में जोड़ दिया जिसे मैं वर्षों से संभाल कर रख रही थी। उस फाइल में पूरे देश के अलग अलग पार्कों से मिले देखे जाने के मामलों, घटनाओं और बाल बाल बचने की रिपोर्ट्स दर्ज थी। अपने नोट्स के किनारों पर मैं एक ही पंक्ति बार बार लिखती थी, कुछ शिकारी कभी नहीं मरते,
वो बस इंतज़ार करते हैं कि कोई नया शिकार उनकी सीमा में भटक कर आ जाए। और उस गहरे जंगल में जहां माइकल गैरेट गिरा था, जहां उसकी लाश कभी नहीं मिली, रेंजर्स आज भी एक पुराने ज़माने की यूनिफॉर्म पहने आकृति को देखने की रिपोर्ट देते हैं। वो शाम ढलते समय ट्रेल्स पर चलता दिखाई देता है और उसकी आंखों में समय या परिणामों की कोई समझ नहीं होती। पार्क सर्विस ने इस पूरे मामले पर हमेशा आधिकारिक चुप्पी बनाए रखी, लेकिन रेंजर्स के बीच एक दबी हुई कहानी आज भी जिंदा है। एक ऐसे रेंजर की कहानी जिसे नौकरी से निकाला तो जा सकता था, लेकिन हटाया नहीं जा सकता था, जो मरने के बाद और भी खतरनाक हो गया था, और जो तब तक इन ट्रेल्स पर भटकता रहेगा जब तक वो पार्क मौजूद रहेगा। मुझे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के पार्क रेंजर्स के साथ काम करते हुए अभी लगभग 3 साल ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे मैं आज भी सबसे अविश्वसनीय अनुभव मानता हूं। जब मैंने रेंजर की नौकरी ज्वाइन की थी तब मैं कुछ हद तक बीमार था, लेकिन मुझे तब तक उसका पूरी तरह एहसास नहीं था। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी और मेरे शहर के पार्क रेंजर्स ने मुझ पर भरोसा करके मुझे मौका दिया था, जिसके लिए मैं उनका दिल से आभारी था। मैंने अपनी कृतज्ञता अपने काम के प्रति पूरी लगन और उत्साह दिखाकर जताई। इससे पहले मैं कई सालों तक बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता था और उसी वजह से मुझे लगातार खांसी रहती थी, लेकिन मैंने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि ये समस्या मुझे वर्षों से थी। आगे जो कुछ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से बहुत संदेह करने वाला इंसान था। सच कहूं तो आज भी कुछ हद तक वैसा ही हूं, लेकिन ये सब कहने के बावजूद मेरे साथ जो हुआ उसका मेरे पास कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है। शुरुआत ऐसे हुई कि पार्क रेंजर्स के साथ काम करते हुए मुझे करीब 6 महीने बीत चुके थे और मैंने महसूस किया कि मेरी खांसी अब पहले से कहीं ज़्यादा खराब होती जा रही थी। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि मेरे बलगम में खून आने लगा था। पहली बार जब मैंने ये देखा तो मैं सचमुच घबरा गया था, लेकिन मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। मैं अपने सहकर्मियों को निराश नहीं करना चाहता था और मुझे ये काम भी बहुत पसंद था, इसलिए मैंने इसे कोई बड़ी बात समझने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा शायद ये किसी एलर्जी की वजह से हो रहा होगा, इसलिए मैं काम करता रहा और करीब 3 दिन बाद एक शुक्रवार की शाम तक सब ऐसे ही चलता रहा। उस शाम मैं घर जाने से पहले सफाई कर रहा था और जब कूड़ा फेंकने के लिए डंपस्टर तक गया तभी मुझे खांसी का बहुत भयानक दौरा पड़ा। मुझे बस इतना याद है कि मैं लगातार खांस रहा था, सांस लेने के लिए जूझ रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे और फिर अगली याद ये है कि मैं अस्पताल में जागा। मेरे बॉस और मेरे साथ काम करने वाले 1-2 लोग अस्पताल के कमरे में मौजूद थे। मैं अभी 40 के आखिरी वर्षों में हूँ, इसलिए जब ये घटना हुई तब मेरी उम्र करीब 45 साल के आसपास रही होगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेरा शरीर उस समय बिल्कुल स्वस्थ हालत में नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि मैं लगभग 12 साल की उम्र से ही धूम्रपान कर रहा था। अगले 1-2 दिन मैंने अस्पताल में बिताए और फिर धीरे धीरे मुझे जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई बताई गई। हम सबको एक दिन किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं मरना ही है। मुझे बताया गया कि मुझे फेफड़ों का कैंसर है और यह बीमारी इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि मेरे लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। मैं मानता हूं उस पल मैं पूरी तरह टूट गया था। मैं अपनी बेवकूफ़ी भरी जीवन शैली और फैसलों पर खुद से बहुत नाराज था। मैं उस किसी भी ऊंची शक्ति से भी नाराज था जो शायद मौजूद हो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कोई गंदा मजाक किया जा रहा है। आखिरकार मुझे ऐसा काम मिला था जिसे मैं दिल से पसंद करता था और जिससे मेरे खर्चे भी पूरे हो जाते थे।
इतने सालों की तलाश के बाद आखिर मुझे अपनी जिंदगी में संतुलन मिला था, और अब यह सब किसी बीमार मजाक जैसा लग रहा था। अब जबकि मुझे वो सुकून मिला था, मुझे बताया जा रहा था कि मेरे पास उसे जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं पूरी तरह निराश हो गया, और सच कहूं तो मुझे किसी चीज की परवाह ही नहीं रही। मैंने अपने वर्क प्लेस पर सब कुछ बता दिया, और मैंने तय कर लिया कि मैं बैठकर मौत का इंतजार नहीं करूंगा। दिन की गर्मी में काम करना अब मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन निगरानी में मुझे देर वाली शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी गई, बशर्ते मैं ज्यादा मेहनत न करूं। रात की शिफ्ट में एक और कर्मचारी था, और रात का काम वैसे भी बहुत मुश्किल नहीं था। हमारा काम शाम लगभग 5 बजे से रात 12 बजे तक इलाके में गश्त करना था। यह सुनिश्चित करना था कि वहां कोई बेघर व्यक्ति न ठहरे, और फिर घर लौट जाना था। इन देर रात की गश्तों के दौरान जिन जगहों की हम जांच करते थे, उनमें से एक पाक की झील के पास का इलाका भी था। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। वहां पत्थरों से बना एक रास्ता था जो झील के बीच बने एक छोटे से टापू तक जाता था, जहां एक अकेला पेड़ खड़ा था। एक रात गश्त करते समय मुझे पूरा यकीन था कि मैंने उस पेड़ के पास एक महिला को खड़े देखा था, लेकिन उसमें कुछ अलग सा था। वो खतरनाक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं उसे वहां यूं ही खड़े नहीं रहने दे सकता था। दुर्भाग्य से पार्क बंद हो चुका था, और अब सबको वहां से जाना था। तो अपने चिड़चिड़े और बीमार स्वभाव के मुताबिक मैंने ऊंची आवाज में उस महिला से कहा, आखिर आप यहां कर क्या रही हैं मैडम? इस वक्त आपको पार्क से बाहर निकल जाना चाहिए। उस महिला ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मुझे उसका चेहरा आज भी साफ साफ याद है, क्योंकि उसके बाल छोटे थे, वो उसके कंधों तक भी नहीं पहुंचते थे। जैसे ही वो मुस्कुराई, मुझे याद है कि मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसने सफेद रंग का गाउन पहन रखा था, और वो पूरी तरह वास्तविक लग रही थी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। वो कोई पारदर्शी या भूत जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। वो उतनी ही असली लग रही थी जितना आपके सामने आपका अपना हाथ हो। मेरा मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक सामान्य इंसान जैसी दिखाई दे रही थी, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। मैंने देखा कि वो वास्तव में उस टापू से जा नहीं रही थी, इसलिए मैंने दोबारा उस महिला से कहा कि अब पार्क बंद हो चुका है और जाने का समय हो गया है। उसी समय मुझे हैंक की आवाज सुनाई दी, जो मेरा सुपरवाइजर था। वो कोने से घूमकर आया और हंसते हुए मुझसे पूछने लगा कि मैं किससे बातें कर रहा हूं। मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैंने पलट कर कहा, उस महिला से। क्या तुम अंधे हो हैंक? लेकिन हैंक और जोर से हंसने लगा और बोला, कौन सी महिला? मैं वापस मुड़ा और उसे दिखाने ही वाला था कि तभी मैंने देखा वो महिला गायब थी। मैंने हैंक से कहा कि वो जाकर पेड़ के पीछे देख ले, क्योंकि मेरे पास पत्थरों वाले रास्ते को पार करने की ताकत नहीं थी। वो गया और लौट कर बोला कि वहां कोई नहीं है। मैं कुछ देर उलझन में खड़ा रहा, फिर सर झटक कर उससे कहा कि शायद मुझे नींद की जरूरत है। उसने कहा कि चिंता मत करो और अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। उस समय हैंक ही मुझे लाने ले जाने का काम करता था, क्योंकि मेरी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मुझे खुद गाड़ी चलाने से मना कर दिया था। मुझे घर छोड़ने के बाद वो चला गया और मैं सीधे अंदर जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन नींद में मैंने खुद को फिर से उसी झील के किनारे पाया। वहां वही महिला खड़ी थी जिसे मैंने पहले देखा था। मुझे पता था कि मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ भी सपने जैसा महसूस नहीं हो रहा था। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे याद है कि उस पल मैं झिझका था, क्योंकि मैं डरा हुआ था। हालांकि मुझे यकीन था
कि ये एक सपना है। फिर भी मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था और उस टापू तक जाने की कोशिश करने से डर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं रास्ते में कहीं गिर जाऊंगा और डूब जाऊंगा। लेकिन तभी मैंने उसकी आवाज़ सुनी। यहाँ आओ, उसने कहा, मेरे पास आओ। मेरे मना करने से पहले ही एक बार फिर मेरे पूरे शरीर में वही गर्माहट फैल गई। मैं धीरे धीरे और कांपते हुए आगे बढ़ा। मुझे अपना उठाया हुआ हर कदम याद है। मेरी सांसें और छोटी होने लगी। सब कुछ धुंधला और चक्कर देने वाला लगने लगा। फिर भी अपनी धुंधली नज़र के बीच मैं उसे देख पा रहा था। वो वहीं खड़ी थी। उसका सफ़ेद गाउन हवा में लहर रहा था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे जैसे पूरा भरोसा था कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा और फिर पता ही नहीं चला कि कब मैं उस टापू तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और हवा के लिए हाँफने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं मर रहा हूं। मेरे अंदर का एक हिस्सा मान चुका था कि मेरा अंत आ चुका है, सपने में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक हाथ मेरे कंधे पर रखा गया है और दूसरा मुझे सहारा दे रहा है। मैंने एक अजीब सा एहसास महसूस किया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फिर उस महिला ने मुझे देखकर और बड़ी मुस्कान दी। वो एक सुकून देने वाली मुस्कान थी। उस पल मुझे लगा कि शायद वो मौत का ही कोई रूप है और अब मेरा समय आ चुका है। और अजीब बात यह थी कि मुझे अच्छा लग रहा था। मैं बस सब कुछ छोड़ देना चाहता था। लेकिन उसने सर हिलाकर नहीं कहा, जैसे उसने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। फिर वो मेरे स्तर तक झुकी और ऐसे आगे बढ़ी जैसे मुझे चूमने वाली हो। लेकिन वो ठीक पहले रुक गई और उसने मेरे खुले हुए मुंह में एक दिखाई देने वाली सांस फूंकी। मैंने उस हवा को अपने फेफड़ों में जाते हुए महसूस किया। अगले ही पल मैं घुटनों के बल गिर गया और मेरे मुंह से काले पित्त जैसा तरल बाहर निकलने लगा। मैं लगातार उल्टी करता रहा। उसी दौरान मैंने महसूस किया उसका हाथ मेरे पसीने से भीगे सर पर रखा हुआ है। सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। उसी पल मेरे मुंह से उस काले तरल का एक बड़ा सा गुच्छा निकला और मुझे महसूस हुआ कि उसमें से कोई बीज जैसी चीज बाहर गिरी है। और अचानक मैं फिर से ठीक से सांस ले पा रहा था। इतना अच्छा जितना शायद मैंने पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मैंने हैरानी से ऊपर देखा। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं घबराकर बिस्तर से उठ बैठा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैं कांप रहा था, इसलिए मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया। मुझे 102 डिग्री का बुखार था। मैंने दवा ली और फिर से सो गया। 13 घंटे बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे भूख लग रही थी। मैं साफ साफ सांस ले पा रहा था। कुल मिलाकर मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। मैंने पानी पीकर खुद को संभाला, ऑफिस में फ़ोन किया और उस रात छुट्टी ले ली। अगले दिन मैं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया और उसी समय डॉक्टर ने मुझे हैरानी से देखा और कहा कि मैं ठीक हो चुका हूं। मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनसे दोबारा जांच करने को कहा। वो हंस पड़े और बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। उन्होंने बताया कि मेरे फेफड़ों में जो कैंसर था उसका अब कोई निशान नहीं बचा है। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी तरह गायब हो गया हो। मैं और डॉक्टर दोनों कुछ पल वहीं स्तब्ध खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि कुछ हफ्तों बाद दोबारा आकर चेकअप करा लूं। अगले 3 महीनों तक मैं हर 2 हफ्ते में जांच करवाता रहा और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मैं कैंसर मुक्त था और आज भी मैं काम कर रहा हूं, पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ
और खुश हूं। आज भी मैं कभी कभी रात की शिफ्ट में काम करने के लिए खुद आगे आता हूं और मैं अक्सर उस टापू वाले पेड़ के पास भी जाता हूं। लेकिन उसके बाद मैंने उस महिला को ना तो वहां देखा और ना ही अपने सपनों में। मुझे पता है ये सब सुनने में कितना पागलपन लगता है, लेकिन इस अनुभव ने मुझे किसी ऊंची शक्ति और फरिश्तों पर विश्वास करना सिखा दिया है। मेरे चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाने का मेरे पास कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। मैं इस धरती पर बिताए हर पल के लिए आभारी हूं और अब मैं अपनी जिंदगी के किसी भी पल को हल्के में नहीं लेता। मैं लगभग 17 सालों से पार्क रेंजर के रूप में काम कर रहा हूं और इस दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं अजीब कहूंगा, और एक ऐसी भी जिसे मैं सचमुच डरावनी मानता हूं। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो दोनों तरह की है, लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादातर डरावनी थी। वैसे आप मुझे ट्रेंट कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये 2009 की बात है। मैं और मेरी टीम कोलोराडो में गर्मियों की कैंपिंग सीजन की तैयारी के लिए पूरे इलाके की सफाई कर रहे थे। यह एक नेशनल पार्क है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, लेकिन हम अपने इलाके में घूम घूम कर सफाई करते रहते हैं, क्योंकि सच कहूँ तो ज़्यादातर लोग अपने पीछे सफाई करने की जहमत नहीं उठाते। यह उन चीज़ों में से एक है जो मुझे बहुत परेशान करती हैं। अपना कचरा साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। खैर, वो एक अलग विषय है। शाम होने लगी थी और मैंने खुद ही देर तक रुकने की पेशकश की ताकि जितना संभव हो सके उतनी सफाई पूरी कर सकूं। कम से कम मेरा विचार यही था कि जब तक रोशनी है तब तक जितना काम हो सके कर लिया जाए। गर्मियां आने वाली थी, इसलिए हमारे पास पतझड़ और सर्दियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी, क्योंकि तब बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। कुछ ही देर में सब लोग अपनी शिफ्ट खत्म करके जाने लगे और मैंने सबको अलविदा कहा कि सोमवार को फिर से मिलेंगे। मेरी शिफ्ट में काम करने वाले लोग वीकेंड पर काम नहीं करते थे। हालांकि विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो वीकेंड पर काम करते थे। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी, और इससे पहले कि मुझे एहसास होता, मैं अपने काम में इतना खो चुका था कि जब ऊपर देखा तो समझ आया रोशनी तेजी से कम हो रही है। इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए मैंने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में बस यही था कि इससे सोमवार को कम काम बचेगा। इसके अलावा मुझे अपने काम पर बहुत गर्व है, इसलिए मैं हर काम पूरी मेहनत से करता हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यही आदत मुझे कई प्रमोशंस दिलाने में मददगार रही है और आज भी मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि सूरज पूरी तरह डूबने वाला है। मैंने काम रोका, अपनी फ्लैशलाइट निकाली और आखिरी कूड़े के बैग को स्टेशन तक ले जाकर डंपस्टर में डालने की तैयारी की। और तभी जब मैं अपना काम समेट रहा था, मुझे एक भारी गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ पहचानते ही मैंने तुरंत अपना बेयर स्प्रे निकाल लिया। धीरे धीरे पीछे मुड़कर मैंने जो देखा उसने मुझे सदमे और डर से भर दिया। वो देखने में एक ब्लैक बेयर जैसा था, लेकिन समस्या ये थी कि वो किसी भी ब्लैक बेयर से कहीं ज़्यादा बड़ा था जिसे मैंने कभी देखा या सुना हो। वो एक बहुत विशाल भालू था। उसकी बाईं आंख के ऊपर एक बड़ा सा निशान था और वो दांत दिखाते हुए मुझे घूर रहा था। सामान्य परिस्थितियों में मैं खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता ताकि भालू डर जाए, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं बुरी तरह डरा हुआ था। इतने विशाल जानवर के सामने कोई भी दिखावा मुझे नहीं बचा सकता था। यह नामुमकिन लग रहा था। चारों पैरों पर खड़े होने के बावजूद वो लगभग 12 से 13 फीट ऊंचा लग रहा था। शुरू में मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे नकारना भी असंभव था। फिर वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया
और डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैं भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि भागने से वो मेरा पीछा करना शुरू कर देगा। हालांकि वहां खड़े रहना भी मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने लगातार उस पर नजर रखी और धीरे धीरे पीछे हटता रहा। समस्या ये थी कि मैं ट्रेल से काफी दूर निकल आया था और स्टेशन भी काफी दूर था। आमतौर पर यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मेरी जरूरत से ज्यादा काम करने की आदत थी और इस बार उसी ने मुझे मुसीबत में डाल दिया था। मैं धीरे धीरे पीछे हटते हुए सोच रहा था कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। मुझे पता था कि किसी भालू को लगातार घूरना समझदारी नहीं होती, लेकिन मैं अपनी पीठ भी उसकी तरफ नहीं कर सकता था। मेरा एक हाथ बेयर स्प्रे पर था और दूसरे हाथ में कूड़े का बैग था। जो समय मुझे एक अनंत काल जैसा लगा, उसके बाद आखिरकार मैं उसकी नज़र से ओझल हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बस मुझे घूरे जा रहा था। लेकिन अब मुझे चिंता होने लगी कि शायद वो मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि उसे मेरे कूड़े में खाने की गंध मिल गई थी। हालांकि उस बैग में ऐसा कुछ नहीं था जो मैं खाता था, लेकिन उसमें पुराने खाने के कुछ अवशेष जरूर थे। और अगर कोई भालू काफी भूखा हो तो वो ऐसी चीजें खाने से नहीं हिचकेगा, और अगर मैं उस चीज जितना बड़ा होता तो शायद मुझे भी हर समय भूख लगी रहती। कई मिनट तक आसपास नजर रखने और कुछ भी ना देखने के बाद मैं मुड़ा और जितनी तेजी से भाग सकता था स्टेशन की ओर भागने लगा। स्टेशन अभी भी काफी दूर था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इसी रफ्तार से भागता रहा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। भागते हुए अचानक मुझे अपने पीछे भारी कदमों की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो भालू मेरी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। मैं घबरा गया और अपने हाथ में पकड़ा कूड़े का बैग दूसरी दिशा में फेंक दिया। मुझे उम्मीद थी कि शायद उसे सिर्फ खाने की गंध चाहिए होगी और मैं बाद में आकर बाकी सफाई कर लूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसने उस बैग की तरफ देखा भी नहीं और सीधे मेरी तरफ बढ़ता रहा। अब मेरे पास रुककर उसका सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं किसी भी हालत में उस चीज से तेज नहीं भाग सकता था। इसकी कोई संभावना ही नहीं थी। मैं रुका, अपनी बेल्ट से बेयर स्प्रे निकाला और उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया। मेरे ऐसा करते ही वो भी रुक गया। पहले उसने मुझे देखा, फिर मेरे हाथ में स्प्रे को, और फिर दोबारा मेरी तरफ देखा। अब वो मुझसे सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर था, और हैरानी की बात यह थी कि उसे जैसे पूरी तरह समझ आ गया था कि मैं क्या करने वाला हूं। उस भालू के चेहरे का भाव ऐसा था जैसे वो अपना अगला कदम सोच समझ कर तय कर रहा हो। मैंने अपने जीवन में बहुत से भालू देखे हैं और आमतौर पर वो आसानी से डर कर चले जाते हैं या अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन ये वाला, उसके चेहरे का भाव साफ बता रहा था कि वो शिकार कर रहा है और मैं उसका शिकार था। वो असामान्य रूप से बुद्धिमान लग रहा था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मैंने घबराकर सीधे उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया। वो झटके से पीछे हटा और मैं अपना कूड़े वाला बैग उठाने के लिए दौड़ा। हालांकि आज तक मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर मैं पूरी ताकत से स्टेशन की ओर भागने लगा, लेकिन तभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे डरावनी दहाड़ सुनी और उसके तुरंत बाद फिर वही भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे मेरे पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने खुद से कहा कि अगर अभी रुक गया तो मर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और भागता रहा। जब मैं कैबिन के करीब पहुंच रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि वो चीज मेरे पीछे तेजी से आ रही है। मैं घबराकर पीछे देखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसी दौरान मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उस चीज ने अपने पंजे से वार किया था
और जिस जगह कुछ सेकंड पहले मेरा सर था, वहां पेड़ में गहरे पंजों का निशान बन गया था। वो अंधाधुंध इधर उधर झपटने लगा। उसी अफरा तफरी में उसने मेरे स्प्रे कैन पर वार कर दिया और वो मेरे हाथ से छूट गया। वार इतना जोरदार था कि मेरा हाथ पीछे जाकर पेड़ से टकरा गया। जैसे ही मेरा हाथ पेड़ से टकराया, मुझे दर्द महसूस हुआ और मैंने खून भी देखा। मुझे नहीं पता था कि मेरा दायां हाथ टूट गया है या सही है, इसलिए मैं बाएं हाथ के सहारे खड़ा हुआ। किस वजह से ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। शायद सदमा था या नॉर्मल बने रहने की कोशिश थी। लेकिन मैंने फिर से अपने बाएं हाथ से कूड़े का बैग उठा लिया और दोबारा भागने लगा। भालू मेरे पीछे दहाड़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस समय मेरा पीछा कर रहा है। कुछ ही देर में मैं मेन ट्रेल्स में से एक तक पहुंच गया और दूर मुझे कैबिन दिखाई देने लगा। डर के मारे मैं लगातार भागता रहा। फिर अचानक मुझे इतनी जोरदार दहाड़ सुनाई दी कि मैं ये मानने में शर्म महसूस नहीं करता कि डर के मारे मेरा थोड़ा पेशाब निकल गया था। और उसके बाद फिर वही भारी कदमों की आवाज आई। मैं बुरी तरह घबरा गया और खुद से बार बार कहने लगा कि पीछे मत देखो, बिल्कुल भी पीछे मत देखो। मैं अपनी पूरी ताकत और पूरी रफ्तार से भागा। आखिरकार मैं स्टेशन तक पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर घुसा और तुरंत उसे बंद करके लॉक कर दिया। और उसी समय मुझे महसूस हुआ कि दरवाज़ा हिल रहा है, जैसे वो भालू पूरी ताकत से उस पर टक्कर मार रहा है। मैंने तुरंत कुछ मेजें और जो भी सामान हाथ लगा उससे दरवाजे को अड़ा दिया। फिर मैंने फ़ोन उठाकर 911 पर कॉल की। डिस्पैचर ने कॉल उठाई और मैं हड़बड़ाते हुए अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करने लगा। मुझे पता था कि मेरी बात कितनी पागलपन भरी लग रही होगी, लेकिन डिस्पैचर मुझे भरोसा दिलाता रहा कि मदद रास्ते में है। पुलिस को वहां पहुंचने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। हालांकि मुझे वो 5 मिनट 5 घंटे जैसे लगे। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं डर और सदमे में उछल पड़ा। फिर मैंने मेजें हटाईं और धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। पूरी घटना बताते समय मैं कांप रहा था। पुलिस को ये असंभव सी कहानी सुनाते हुए मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। आखिरकार एक अधिकारी और एक शेरिफ मेरे साथ बैठ गए और मुझे शांत करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या मुझे चिकित्सा सहायता चाहिए, और मैंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी जोर दिया। उनके अनुसार मैं सदमे की हालत में था। उस हिस्से की और चीज़ें मुझे ज़्यादा याद नहीं है। बाद में अस्पताल में उन्होंने मुझे यही बताया, लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर जा रहा था तब मुझे याद है कि मैंने पीछे मुड़कर दरवाजे को देखा था और वहाँ हमारे दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान बना हुआ था। उस दिन के बाद मैंने उस भालू को फिर कभी नहीं देखा और जहाँ तक मुझे पता है उसने किसी पर हमला भी नहीं किया। लेकिन इतना तय है कि ये घटना मेरे साथ पूरी जिंदगी रहेगी। चाहे कितने भी साल बीत जाएं, मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा जब मेरा सामना ऐसी चीज से हुआ था जो दिखने में तो एक भालू थी, लेकिन महसूस कुछ और ही हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर ज़रूर करना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियाँ आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।